जी, अब हम सपोज कर रहे हैं एक स्किल जो है ना, वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी स्किल्स हैं, एक स्किल जो है वो मैं आपको इस कोर्स में बताता हूँ ताकि जिन लोगों के पास कुछ जहन में नहीं है कि वो क्या काम कर सकें, और वो स्किल है यूट्यूबर कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं, लेकिन वो वाला यूट्यूबर नहीं कि वो जो कैमरे के आगे आ जाता है तो यूट्यूबर बन जाता है, मतलब उसको यूट्यूबर नहीं कहना। ठीक है, यूट्यूबर का मतलब क्या है? यूट्यूबर का मतलब यह है कि आप यूट्यूबर्स के लिए को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप खुद यूट्यूबर हैं, मतलब मैं यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ यूट्यूब ही उनका चला रहा हूं, मतलब उनका यूट्यूब चैनल चला रहा हूं, एक एजुकेशनल चैनल है उसका चला रहा हूं, एक रियल एस्टेट का चैनल है उसका चला रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी, मतलब जैसे अभी आपके जहन में मैंने यूट्यूब की बात की है तो आपके जहन में फौरन अर्निंग आ जाएगी, है ना। सब कहेंगे जी कि पैसे कमाने की शायद मैं बात कर रहा हूँ, पैसे कैसे कमाने हैं यूट्यूब से। सो मैं बिल्कुल वो बात नहीं कर रहा, और ना ही मैंने वो बात करनी है यूट्यूब से पैसे कमाने वाली। मैं बात बताऊंगा जरूर आपको कि वो क्या चीज़ है, लेकिन असल चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि यूट्यूब के लिए स्किल क्या है। यूट्यूब के लिए स्किल ये है कि इस वक्त आप, ये बात तो सबको अंदाजा है ना कि आपको अगर मैं मार्केट करूं टेक्स्ट की सूरत में, तस्वीर की सूरत में और वीडियो की सूरत में, तो तीनों में से कौन सा मेथड है जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा या सबसे ज्यादा कन्वर्जन जिसमें आने के चांसेस होंगे? वीडियो के होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो वीडियो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेटेजी हमारे पास है वो वीडियो मार्केटिंग है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट का यूट्यूब चैनल बनाओ और लोग उसे सर्च कर रहे हो और आप टॉप पर आ जाए अपने कंपटीटर्स में, तो इसका मतलब क्या होगा? आपको लीड्स मिलेंगी। जब आपको लीड्स मिलेंगी तो इसका मतलब है कि आप बिजनेस भी कर सकते हो। इस एंगल से हमने बात करनी है यूट्यूब की। ठीक है, अब यूट्यूब चैनल कैसे बनता है? बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपका जीमेल अकाउंट है तो आपका यूट्यूब चैनल है। इसके लिए हमें कोई ना किसी को पेमेंट करनी है, ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है इसके लिए कि आपका जीमेल है तो आपका यूट्यूब चैनल है। तो वहां पे जाकर हमें काम करना है। कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन हमें कोई भी काम करना हो, इवन आपने कोई कोर्स भी करना हो, तो कोर्स करने के लिए भी आप कोई रिसर्च तो करते ही हो ना। कोई चीज़ आपने परचेज करनी होती है तो भी आप रिसर्च करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इवन आपने फाइवर पे जाकर गिग लगानी है, तो अगर हम रिसर्च किए बगैर गिग लगा देंगे, जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने रिसर्च भी नहीं की और मैंने जाते ही सबसे पहले लोगो डिज़ाइन की गिग लगा दी। ठीक है जी, आप भी लगा रही हैं। ठीक है, अभी आपको पता लगेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आएगी आपको। अब अगर मैंने रिसर्च नहीं की कि भाई इस वक्त ग्राफिक्स में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे कम कंपटीशन में मिल जाएगी, अगर मैंने ये सर्चिंग नहीं की तो मैं तो किसी ऐसी चीज की गिग लगा सकता हूं जिसमें बहुत हाई कंपटीशन हो। सर बट आई हैव सर्च्ड अ लॉट, और जो है उसके अंदर वाटर मार्क, लेटर मार्क की लोगोस की मतलब डिफरेंट टाइप्स है, मैंने वो सर्च किया था। ओके, लेकिन उसका जब आया था ना, नहीं मैं आपको कुछ नहीं कह रहा। नहीं मैंने ऐसे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, मैंने कहा मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ, मेरी बात सुन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब फाइवर पे जाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? कीवर्ड, सबसे पहले आपने गिग रिसर्च करनी है। गिग रिसर्च का क्या मतलब है कि जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि आप सब नए हैं ना, आप ऐसे तो नहीं होगे आप जाओगे वहां पर गिग लगेगी तो आप रात को सोए होगे तो फोन आएगा कि जनाब मैंने आपसे काम करवाना है। ठीक है, उठें, क्या कर रहे हैं आप? सो रहे हैं, ठीक है उठ जाएं। ऐसे तो नहीं होगा। आपको सबसे पहले ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ लोगो डिजाइन। लोगो डिजाइन में आपको कंपटीशन मिलेगा शायद 2 लाख या इससे भी ज्यादा। ठीक है, तो अब उन 2 लाख में नए लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? बहुत मुश्किल है ना उनके लिए खड़ा होना। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि पहला फेज क्या है? रिसर्च करने का है, जिसमें आपने गिग तो लगानी नहीं है। रिसर्च करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप रोजाना जाकर, अभी जब तक मैं ये चीजें बता रहा हूँ, रोजाना रिसर्च करनी शुरू कर दें कि भाई आपके पास ग्राफिक्स के अंदर ये 10 मॉड्यूल्स हैं, ये 10 सर्विसेज आप दे सकते हो ग्राफिक्स में। ठीक है, तो ये लोगो डिजाइन की सर्विस है, इसमें कितना कंपटीशन है? ठीक है, इमेज स्वैप है, इसके ऊपर कितना कंपटीशन है? कलर टू ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर है, इस पर कितना कंपटीशन है? बैकग्राउंड रिमूवर है, इस पर कितना कंपटीशन है? अब कंपटीशन जहां पर कम होगा वहां पर तो आप फिर स्टैंड कर जाओगे। मिसाल के तौर पर आपने कोई चीज फाइंड की जो आपने खुद करनी है, ठीक है, तो उसमें मुझे पता लगा भाई उसमें कंपटीशन जो है ना वो 2500 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत चांसेस हैं कि हम सर्वाइव कर लें। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये इसमें कंपटीशन कम है तो ये भी हो सकता है कि उसमें लोग भी कम हो, मतलब बहुत सारे लोग इसमें ना दे रहे हो।
ये भी हो सकता है कि किसी का कंपटीशन इसलिए भी कम हो कि लोग उसको लिफ्ट नहीं करा रहे। मैं कहा ये भी हो सकता है, ये भी हमने देखना है कि वो ऐसी चीज़ तो नहीं है। वो कैसे हम देखेंगे? हम किसी भी गिग को चेक करते हैं जब, तो आ जाता है ना, पता लग जाता है भाई ये बंदा हाई लेवल का सेलर है, बिगिनर है, कौन है, इस वक्त इसने इतने रिव्यूज़ हैं, इसने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमने यही देखना है कि जो बंदे की गिग को हम देख रहे हैं जहाँ पर कंपटीशन पहले से ही नहीं है, तो उसने क्या किया हुआ है इस वक्त, क्या उसके पास और ऑर्डर भी हैं? अगर उसके पास और ऑर्डर हैं और वो है भी कम कंपटीशन में, तो इसका मतलब है आपको उस पर जाना चाहिए सबसे पहले। यानी सबसे पहली चीज़ क्या है? कम कंपटीशन पे जाना चाहिए। बाद में हम बात करेंगे, ये जस्ट मैंने आपको एक बीच में आइडिया दिया। अब हम बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल की। अब हम ये कह रहे हैं भाई यूट्यूब चैनल बनाना है, तो यूट्यूब चैनल दो तरह से ग्रो होता है, एक वायरल होके और एक ऑर्गेनिक होके। वायरल का क्या मतलब है कि हमने कोई वीडियो लगाई है, ठीक है, और उस वीडियो को यूट्यूब को ऐसे लग रहा है कि भाई ये वीडियो जो है ये तो बहुत अच्छी वीडियो है, इसका कंटेंट बहुत अच्छा है और ये पहली दफ़ा आई है यूट्यूब पर, पहले किसी ने इस तरह की कोई वीडियो बनाई नहीं है। अब यूट्यूब क्या करेगा? उस वीडियो को खुद वायरल करेगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को कहूँगा भाई मेरी वीडियो को वायरल कर दो, तो कितनी वायरल कर लोगे आप मिलकर? इतनी करोगे ना जितने लोग नज़र आ रहे हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगा और कितना हो जाएगा? आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, उसके अंदर ग्रुप्स में डाल दोगे, उसमें भी मेरा ख्याल है कोई हर ग्रुप में कोई 7-8 लोग ही देखेंगे, बाकी सब देखेंगे भी नहीं उसको। तो इस तरह तो कोई चीज़ वायरल नहीं होती। मतलब ये जो टीवी ड्रामाज में दिखा रहे होते हैं कि ऐसे चीज़ें वायरल हो रही हैं, हाँ, कि क्लासरूम में किसी ने वीडियो वायरल की तो घर पहुंचने तक पूरी दुनिया में फैल जाती है, ऐसे तो नहीं होता। वीडियो कैसे वायरल होती है? वीडियो वायरल करता है प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो यूट्यूब है। अब हम तो नहीं उसे कह सकते कि वायरल करो भाई, वो उसके अपने स्टैंडर्ड्स है ना, उन स्टैंडर्ड्स की बेसिस पर उसने वायरल करना है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या हमारे पास ऐसा कंटेंट है कि मैं रोजाना कोई ऐसी बात करूं जो यूट्यूब को ऐसे लगे कि ये बिल्कुल नई बात है, और यूट्यूब फिर उन लोगों को दिखाए जो लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, फिर तो ठीक है। इसका मतलब है कि मेरी यूट्यूब वीडियो वायरल होना शुरू हो गई है, ठीक है, सो मेरा चैनल ग्रो होना शुरू हो गया। अब दूसरी तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि मेरा जो चैनल है वो किसी एक बिजनेस से रिलेटेड है, और उस बिजनेस को मैंने ये देखना है कि क्या उस बिजनेस को लोग ढूंढने लगे हुए हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? असल में क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि हमने जब चैनल बनाना है तो भी हमने सर्च वॉल्यूम चेक करके चैनल बनाना है कि भाई हम जिस इंटरेस्ट पर चैनल बना रहे हैं क्या लोग इसको सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब मैं ऐसे चैनल के ऊपर टॉपिक पर अपना चैनल बनाऊंगा कि भाई क्या ये सर्च हो रहा है कि क्या ये सर्च नहीं हो रहा, तो अगर सर्च होने वाला चैनल होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ढूंढ रहे हैं। देखें सर्च कैसे होता है, जैसे आप लोगों ने सर्च किया हुआ है, आप लोग भी इधर आए होंगे। देखें पीक सोल्यूशन वाले 2-3 तरह से मार्केट करते होंगे ना। एक मार्केटिंग क्या है, हैंडबिल किसी को दे दिए। एक मार्केट क्या है, रोड बैनर्स लगा दिए। मुख्तलिफ सोर्स होंगे उनके मार्केटिंग के, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो ना बैनर देख के आए होंगे ना हैंडबिल देख कर आए होंगे, बल्कि उन्हें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी कि यार ये चीज़ कर लो तो आपको इस तरह हो जाएगा। ऐसी है ना, ये गूगल है, ये गूगल स्टाइल है ना। गूगल पे भी तो ऐसे ही करते हैं कि भाई कोई चीज़ चाहिए होती है सर्च कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये सर्चिंग वाली जो वीडियोस हैं ये भी वायरल हो जाएंगी, और इनको हमें बहुत ज़्यादा वायरल भी नहीं कराना। इन्हें हमें कितना वायरल कराना है, मतलब इसकी हमें मिलियन व्यूज़ नहीं चाहिए। बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए तो मैं कहता हूँ भाई मेरा कोई एजुकेशनल चैनल है तो मैं कोई ऑफर लगाऊं तो उसको अगर 2000 लोग रुपया फ्री में 2000 पीपल देख लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 2000 में से अगर मुझे 500 भी अच्छा रिस्पॉन्ड दे देते हैं, मेरा काम तो हो गया। मैं एक रियल एस्टेट का चैनल चला रहा हूँ, उसके अंदर अगर उसको इनिशियली फर्स्ट वीक में 1000 लोग भी देख लेते हैं तो मेरी जो एक प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ रुपए की है या 3 करोड़ रुपए की है या 1 करोड़ रुपए की है, तो उन 1000 लोगों में से मुझे 3 क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे जो कि फ्री में मिल रहे होंगे मुझे, तो मेरा काम तो ठीक हो गया। मैं यही चाह रहा था। तो ये क्या चीज़ है, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक। अब मैं जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूँ और लोग भी तो कर रहे होंगे ना वही प्रॉपर्टी सेल। तो एक बंदा है जिसने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेसिकली तो वो सर्च कर रहा है ना कि ना मुझे इस जगह पर प्रॉपर्टी चाहिए। अब उसके अगेंस्ट हम लोग वीडियोस बनाने लगे हुए हैं, तो मेरी वीडियो क्या मेरे कंपटीटर से रैंक करती है, ऊपर नजर आती है? अगर तो वो नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी वीडियो की एसईओ की हुई है। एसईओ प्लस थंबनेल। एसईओ प्लस थंबनेल,
जी बिल्कुल, एसईओ प्लस थंबनेल। एसईओ का मतलब ही है कि आज की तारीख में जो पहला क्राइटेरिया है ना ऑप्टिमाइजेशन का, वो आपका थंबनेल है। अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं है तो देखें, आपके मोबाइल के ऊपर थंबनेल्स ही आते हैं ना, जिसकी बेस पर आप डिसाइड करते हो कि इस वीडियो को देखें कि इस वीडियो को छोड़ दिया जाए। तो अगर किसी ने थंबनेल नहीं लगाए होंगे, जैसे आपके लेक्चर्स होते हैं जो उन पर मैं कोई थंबनेल नहीं लगाया होता, सीधा लेक्चर लेता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों ने देखने होते हैं, हमारा उसमें कोई और ऑब्जेक्टिव तो है नहीं है। तो हम तो सिर्फ इसलिए देते हैं कि भाई जो यहाँ पे क्लास में सेशन हुआ, स्टूडेंट घर जाके भी देखना चाहे तो देख ले। लेकिन जब आप अपनी वीडियो को सेल करना चाह रहे हो, ऑर्गेनिकली सेल, पेड सेल की बात नहीं कर रहा। अब इसमें भी दो चीजें आ जाती है ना, एक पेड है और एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? नेचुरल, जिसमें हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पैसे लगाए बगैर। जैसे आप रात को कोई ड्रामा देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो खुद से ही एक वीडियो आ जाती है जिसके ऊपर 5 सेकंड का टाइमर लगा होता है कि जनाब ये स्किप हो जाएगी, और कुछ ऐसी होती हैं जो नॉन स्किपेबल होती हैं। तो ये जो है, ये तो एक अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। इसमें तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली लोग अवॉइड ही कर रहे होते हैं ना, कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई कितनी जल्दी 5 सेकंड्स खत्म हो ताकि हम इसको स्किप करें। तो इससे सेलिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है, मगर इससे अवेयरनेस तो चल सकती है। तो मसलन आपको रोज़ाना मैं 1 घंटे का कोई चीज़ देखता हूँ ऑनलाइन, तो उस 1 घंटे के दौरान मुझे एक ही ऐड 3 दफ़ा रोज़ नज़र आ रही है, और 5 सेकंड तक तो मुझे देखनी भी पड़ रही है, ठीक है। तो उसमें अगर किसी का इंटरेस्ट बनेगा, हो सकता है पहले दिन अच्छी ना लगे, दूसरे दिन ना लगे, तीसरे दिन हो सकता है इंटरेस्ट बन जाए, या ना भी बने, उसके किसी साथी का इंटरेस्ट बन जाए, लेकिन वो उतनी दफ़ा उसके सामने आती है कि उसको वो याद हो गई है कि भाई ये कौन सी ब्रांड थी, ये कौन सी ऑफर करने लगे हुए थे। तो आप उसे कहोगे यार मैं रात को देखता हूँ शो, उसके दौरान तो 3 दफ़ा इश्तिहार आता है ये वाला, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी वाली चीज़ है। तो इट इज़ कॉल्ड ब्रांड अवेयरनेस। ये पेड है, इसमें पैसे लगाएंगे आप। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, जिसको हम एसईओ कह रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्ट कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हमें सिर्फ स्किल आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अब आप इतने सारे लोग हो, जिससे मैं कह रहा हूं कि आप सबको मैं चाहता हूं कि यूट्यूब की स्किल आ जाए, ठीक है, सबको यूट्यूब की स्किल आ जाए। और इसके लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है कि भाई उसको पहले ये पता होना चाहिए तो ये आएगा तब आएगा, ठीक है। आपको कैनवा यूज करना आना चाहिए, नहीं आता तो कैनवा खुद ही सिखा देता है, उसमें भी कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। हर चीज तो फ्रंट पे होती है, टेम्पलेट्स बनी हुई आ रही होती हैं, टेम्पलेट्स में जाएं, वहां पर कैटेगरीज बनी होती है, कैटेगरी को चूज करें, वहां से पोस्ट लें, यूट्यूब थंबनेल बनाए, यूट्यूब थंबनेल बन जाएगा। सो जिन लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं भी आती, वो कैनवा यूज कर लें, फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हैं, और अगर पेड यूज कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। पेड वाला वर्जन यूज करेंगे तो ये ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि अनलिमिटेड टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगी, कंट्रोल टोटल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। आप किसी से अगर कैनवा में कुछ बनवाएंगे तो आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं कि भाई किसी और कंप्यूटर पर जाकर वो खुल जाए और एडिटेबल हो। जैसे आपने एक प्रोफाइल बनाई है, किसी को बनाकर दी है, सेव कर दी, ठीक है, उसके बाद आपने किसी को दे दिया, वो उसको एडिट खुद करना चाह रहा है, तो अब आप उसको लिंक भेजोगे, वही वाला लिंक जो आपने बनाया है वो उसके कैनवा पे भी खुल जाएगा। ये फीचर जो है आप पेड वर्जन में यूज करोगे। सर पेड वर्जन का बता रहे हैं, तो इसका ये बताइएगा, उधर आप $डॉलर्स में आएंगे, और अगर हम किसी और से बाय करते हैं तो वो किस तरह बाय करेंगे? वो किसी ने, हाँ वो मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको एक मोबाइल नंबर शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है, आप उनसे कॉल करके खुद उनसे मुतमिन होइएगा। वो मेरा ख्याल है 300 रुपीज़ में कैनवा। कोई ऐसे साहब जो 300 से कम में भी जिन्होंने परचेज किया हो तो उसको भी कंसिडर कर लें, ठीक है, किसी ने 300 से कम में परचेज किया हो, क्योंकि ये बेसिकली ना इनके पास आ जाता है लाइसेंस ना, एक ही दफ़ा या क्रैक किया होता है या लाइसेंस होता है, तो फिर आगे से रीसेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर इतने कम पैसों में किसी को, मेरा ख्याल है कैनवा, मेरे पास जो कैनवा है जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने भी 1800 में लिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का ये अगर 2-3 महीने भी ठीक चलता रहे तो आपके लिए बहुत है, ठीक है। 300 तो बहुत कम पैसे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे तो होते हैं। और 2 बंदे में अगर बहुत कम लग रहे हैं, स्टूडेंट पैकेज चाहिए तो 2-3 लोग मिलकर ले लो, ठीक है, और कम पैसे हो जाएंगे। अच्छा चलें, अब यानी हमें पहला काम क्या करना है? हमें पहला काम ये करना है कि हमें पहले आपने चैनल बनाना है, ठीक है ना। पहला टास्क तो है चैनल बनाना है। तो चैनल बनाने से पहले आपने अपने चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ये तो नहीं हो सकता ना कि 20-25 वीडियोस लगा दें और फिर याद आए कि भाई इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, ये भी तो डिसाइड कर लें। नहीं, पहले आपने अपने चैनल की कैटेगरी डिसाइड करनी है। कैटेगरी डिसाइड करने के लिए आपने टॉपिक्स के सर्च वॉल्यूम्स चेक करने हैं, ठीक है, कि भाई किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। आते हैं जी इधर। YouTube स्टूडियो में तो सबको जाना आता है कि नहीं आता? कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना?
YouTube खोलेंगे, ठीक है। यानी आप अपने चैनल में जा रहे हो। बेसिकली मैं कह रहा हूं आप सबका एक चैनल है। आपका चैनल कैसे है? जीमेल के साथ है। जीमेल खुला हुआ ना इस वक्त? एक आपने पहले जीमेल खोलना है, ठीक है। जीमेल खुल गया, किस चीज में? वेब डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। आप डेवलपर हो, आपकी भी कर लेते हैं, हो जाती है अभी, ठीक है। बेसिकली जो ना, जो सबसे ज्यादा इजीली काम किया वेब डेवलपमेंट, तो आपको सीखनी पड़ेगी ना, वैसे नहीं होगा। अगर तो आप में से कोई डेवलपर है फिर तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। इसी तरह जो लोग ग्राफिक डिजाइनर है, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो कैनवा में बैठ के भाई ये काम कर लो, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और कैनवा में वेबसाइट बनाने की ऑप्शन भी है, उसको भी देख लीजिएगा, वो वेबसाइट कैसे बनती है उसमें, ठीक है। मैं कहा उसको भी देख लीजिएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पास कोई स्किल होनी चाहिए ना, बस हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि आपने कुछ करना है तो कोई स्किल होनी चाहिए, बजाय इसके कि हम कोई चीज़ रोजाना पढ़ते जाएं, 10 लेक्चर्स कंप्लीट हो तो हम ये कहेंगे ठीक है जी फ्रीलांसिंग सीख ली। करना क्या है हम लोगों ने? मतलब हमें ये पता होना चाहिए ना कि हम फ्रीलांसिंग क्या है। बेसिकली ये अखबार है एक जिसपे आपने अपना इश्तिहार लगाना है, ठीक है, कि भाई मैं ये चीज़ बेचने लगा हूँ। तो जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है बेचने के लिए, मैं इसीलिए कैनवा कह रहा हूँ कि जिन लोगों के पास कुछ सेल करने के लिए नहीं है ना, तो भाई वो कैनवा पे जाके ग्राफिक्स कर लो। बाकी जो ग्राफिक डिजाइनर हैं जिन्होंने कोरल किया हुआ है, इलिस्ट्रेटर किया हुआ है, फोटोशॉप किया हुआ है, उनके पास तो बहुत कुछ है सेल करने को, वो तो अपनी स्किल को सेल करें। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो कैनवा पे जाकर सेल कर लो, ठीक है। अच्छा, ये हम इधर आ गए, यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब से आपने जाना है, कहाँ जाना है जी? यूट्यूब स्टूडियो में चले जाना है आपने यहाँ से। चलिए, आपका चैनल बिल्कुल इसी तरह नजर आएगा जैसे ये नजर आ रहा है आपको। मतलब ये चैनल ही नहीं है, बेसिकली क्रिएट हो रहा है चैनल अभी। मतलब इसमें अभी हमने कुछ भी नहीं रखा हुआ है ना, आप देखना कोई वीडियो नहीं है, ये बिल्कुल एक न्यू जीमेल अकाउंट है जिसपे कुछ भी नहीं बना हुआ। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं यूट्यूब पर, और यहाँ पर देखें मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है जी। क्या लिखा हुआ है इस पे? vidIQ, ठीक है। vidIQ के नाम से ये एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है। सो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला टास्क ये करना है कि ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। पहला टास्क ये रिसर्च करनी है ना, ये वाला जो टूल है ये आपको रिसर्च करने में हेल्प करेगा। सो ये कैसे इंस्टॉल करनी है आपने? वैसे तो आप देख रहे हो ना इस पे इंस्टॉल हुई है, आपने कैसे इंस्टॉल करनी है? यहां पर आपने लिखना है, मैंने लिख दिया vidIQ गूगल क्रोम एक्सटेंशन, बस सिंपल। ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कहीं से खरीदना नहीं है हमने ये सॉफ्टवेयर, बल्कि गूगल से ही करना है तो खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी, इसमें कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है। मैंने कहा vidIQ, आपने यहां पर आना है और यहां लिख देना है विद, लिखा है vidIQ गूगल क्रोम एक्सटेंशन, बस ये हमने लिखा और लिखकर एंटर कर दिया, ठीक हो गया जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है नीचे? जी जी, बस इस पे क्लिक कर देना है आपने। यहां पर क्योंकि ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो आप जब इसको करोगे तो यहां पर इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी कि ऐड टू क्रोम, उस पर क्लिक करोगे तो थोड़ी ही देर में ये आपके पास ऐड हो जाएगी। यहां मैं देखता हूँ कोई अगर ऐसा हो जिस पे ना हुई हो, मेरा ख्याल है इस पे नहीं होगी, नहीं है ना इस पे, ओके। यहां लिख लेते हैं जी vidIQ गूगल क्रोम एक्सटेंशन। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि इस पे इंस्टॉल है ना ऑलरेडी। तो आपके कंप्यूटर पे ये मैसेज नहीं आएगा, आपके कंप्यूटर पे क्या मैसेज आएगा? ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं, आगे चलता है ना, स्लो चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है आपने? जैसे ये इंस्टॉल होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने आपसे कहा था कि भाई लिंक्डइन में अकाउंट बनाओ और इसमें अकाउंट बनाओ, इसी तरह इसको भी आपको साइन अप करना पड़ेगा पहली दफा।
तो जब आप इसको साइन अप करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको अपने जीमेल से इसको साइन अप करना है और उसके बाद आप इस पर लॉग इन हो जाएंगे। ये काम आपको रोज नहीं करना, वंस एक दफा ही करना है सिर्फ, तो ये लॉग इन आपकी हो जाएगी यहाँ पे। जी आ गया यहाँ पे, मैं इस पे क्लिक कर देता हूं vidIQ फॉर यूट्यूब। इसको मैं इंस्टॉल करवाता हूं साथ, पैरेलल इधर आ जाते हैं ना जरा यूट्यूब पर। यानी अब आपको पहले चैनल बनाने से पहले दो बातें समझनी है कि आपका चैनल ग्रो कैसे होगा। या तो वीडियो के वायरल होने से होगा या एसईओ करने से। लेकिन एसईओ करने से तब होगा जब आप जिन टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हो, मिसाल के तौर पर मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, अब वो टॉपिक का सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। अगर उस टॉपिक का सर्च वॉल्यूम 10 होगा या 7 होगा या 23 होगा तो कितनी वीडियोस देखेंगे लोग। लेकिन मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं उसका सर्च वॉल्यूम 70 हो, 60 हो, 80 हो या 80 प्लस हो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाली वीडियोस तो लोग बहुत ज्यादा ढूंढने लगे हुए हैं। तो जब इस तरह की वीडियोस की आप बनाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वीडियोस को लोग देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, लोगों ने तो YouTube पे ये भी लिख के लगाया था एक रात में इंग्लिश सीखी और उनकी टॉप रैंकिंग पर वीडियो आ रही होती है और जब उसे खोलते हैं उसका कुछ भी नहीं होता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। चलो जी, यहाँ पर मैं एक चीज लिखने लगा हूँ। पहले मैं एक टर्म लिखता हूँ DHA मुल्तान, और वहां पर आकर देखते हैं। नेट मेरा ख्याल है कि इस अकाउंट में इतना ही चला जी। ये देखें जरा क्या है, सर्च वॉल्यूम आगे आपको राइट साइड पे नजर आ रही है, 70% नहीं नजर आ रहा। अच्छा, जूम करने से ना समटाइम रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हाँ जी, आ गया 71%। ये जो आपको ये राइट साइड पर जो एनालिसिस आ रहे हैं, ये vidIQ आपको एनालिसिस करके दे रहा है। अगर आप vidIQ नहीं लगाओगे और आप कोई चीज सर्च करोगे तो ऐसे नजर नहीं आएंगी आपको। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जरा नीचे देखें, वॉल्यूम लिखा हुआ है। यस सर। और कंपटीशन भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये दो चीजें दे रहा है, एक सर्च वॉल्यूम और एक कंपटीशन। कहता है भाई इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब ये रेड कलर से ऑरेंज की तरफ जा रहा है और ये कह रहा है इसका सर्च वॉल्यूम कितना 47 है और कंपटीशन इसका कितना है, बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसे बहुत लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन इसके ऊपर उस रेशो के साथ वीडियोस नहीं बन रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप DHA मुल्तान रियल स्टेट से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हैं और आप इस टॉपिक पर वीडियो बनानी शुरू कर देंगे तो आपकी वीडियोस को अच्छे खासे व्यूज मिलेंगे। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आगे मैंने लिखा DHA मुल्तान ब्लॉक वाइज रेट्स, ठीक है। ये रियल स्टेट की बात हो रही है इस वक्त। अच्छा, आप में से अगर कोई ऐसे साहब हैं जो रियल स्टेट को देख रहे हो, ठीक है, सो रियल स्टेट के लिए यूट्यूब का चैनल जो है वो बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन उसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको डेली बेसिस के ऊपर रियल स्टेट की अपडेटेड वीडियो लगानी है, यानी अपडेटेड इंफॉर्मेशन देनी है। और कोई ऐसा एरिया होना चाहिए जो ऐसा एरिया जिसको लोग बहुत ज्यादा सर्च करने लगे। इधर आ गए हम। इसका कितनी है 69, यानी ये इसने बता दिया मुझे कि इसका स्कोर कितना आ रहा है, हाई। ये भी हाई में आ रही है, हाई कैटेगरी में आ रही है। और आगे क्या लिखा हुआ है, टॉप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज। कहता है ये वाले जो कीवर्ड्स हैं ये भी काफी इसमें हॉट कीवर्ड्स चल रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने इस तरीके, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आपका चैनल किस कैटेगरी में आएगा। और जब आपने एक दफा कैटेगरी चूज कर ली, मतलब मैंने रियल स्टेट की कैटेगरी सपोज की है, रियल स्टेट के नाम से कोई कैटेगरी नहीं है। यूट्यूब के ऊपर जो कैटेगरी होगी वो पीपल एंड ब्लॉग की होगी, तो उसमें मैं रियल स्टेट की वीडियोस लगाऊंगा।
लेकिन खास तौर पर अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में चले जाते हो जो कैटेगरी यूट्यूब आपको एज ए कैटेगरी दे रहा है, जैसे न्यूज़ है, जैसे एंटरटेनमेंट है, जैसे एजुकेशन है। अब जब मैंने कहा ना पीपल एंड ब्लॉग, तो पीपल एंड ब्लॉग में तो ये है ना कि मैं लोगों के लिए वीडियोस लगा रहा हूँ, किसी भी तरह की वीडियो हो सकती है। लेकिन जब मैंने कह दिया एजुकेशन, तो उसमें मैं एंटरटेनमेंट की वीडियो नहीं लगा सकता। जब मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ उसमें मैं न्यूज़ भी नहीं लगा सकता। एजुकेशनल न्यूज़ तो ज़रूर लगा सकता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या होने लगा हुआ है, स्कूल्स में क्या हो रहा है, लेकिन न्यूज़ नहीं लगा सकता। उसमें मैं रियल स्टेट की कोई अपडेट नहीं लगा सकता। लेकिन जब आपने पीपल एंड ब्लॉग लिखा हुआ है तो इसका स्कोप थोड़ा सा ओपन होता है कि आप इसमें वीडियो ज़्यादा लगा सकते हो। और पीपल एंड ब्लॉग का मतलब क्या है कि इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसकी रीच भी हम बहुत सारे लोगों तक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक रियल स्टेट की जो कैटेगरी है वो इसमें नहीं आई हुई। ठीक है, चलो जी, अब जरा एजुकेशन की बात करते हैं। हाँ, ये तो ऑलरेडी हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो एक मैसेज मैंने आप तक कन्वे कर दिया। इसका मतलब है कि रिसर्च कैसे करनी है, सबको पता लग गया कि रिसर्च कैसे करनी है। और विदाउट रिसर्च अगर आप किसी चैनल पे काम करना शुरू कर देंगे, और कई लोग कह रहे होते हैं कि जनाब हमसे काम करवाएं, हम बड़े एक्सपर्ट हैं और हम आपको पता नहीं कितने मिनट के अंदर इतने सब्सक्राइबर्स दे देंगे और इतना वॉच टाइम आपको दे देंगे, तो मोनेटाइज हो गया आपका चैनल। ठीक है, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि चैनल मोनेटाइज हो गया और हमने अर्न करना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। हाँ, आपने अर्न उस वक्त करना है, अर्न करने का ताल्लुक यानी कि आपका अर्न का क्राइटेरिया जो है वो मोनेटाइजेशन से ही पूरा होता है। लेकिन आपने अर्न उस वक्त करना है जब आपके पास व्यूज हैं, और अगर आपके पास व्यूज ही नहीं है तो आपके पास जितने अच्छे मर्जी सब्सक्राइबर्स हो और जितने अच्छे मर्जी, बल्कि मैं सबको यही कहता हूँ, इवन क्लाइंट्स को भी यही कहता हूँ, कोई बंदा मुझे ये कहे, मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, कोई बंदा मुझे ये कहे कि जनाब मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए और इतने आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, तो मैं सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ कि आपके पास कंटेंट क्या है। अब कोई बंदा मुझे कहता है कि 4000 घंटे लोग मुझे देखें, और मैं किसी को कहूँ मैं 15 दिनों में आपको 4000 घंटे दिखा दूंगा, तो ये ऐसे तो नहीं कहा जा सकता ना। इसके लिए पीछे कोई ग्राउंड होगी उसके चैनल की, तो तभी कहा जा सकता है कि क्या उसका कंटेंट इतना जानदार है कि कोई भी एक आदमी उसके YouTube पर आकर 1 घंटा मुसलसल देख सके उसकी वीडियो। फिर हम कहेंगे ना कि भाई 1 घंटा एक बंदे को मैं दिखा रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि भाई इसको तो देखने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो रोजाना इसको 1000 लोग देखेंगे, या रोजाना इसको 500 लोग देखेंगे, या रोजाना इसको 4000 लोग देखेंगे, तो इस तरह इसका वॉच टाइम भी अर्न होगा। लेकिन अगर मैं कोई और सोर्स इस्तेमाल करके मैं उसे कहूं भाई मैं तुम्हें वॉच टाइम पूरा कर देता हूं, लेकिन जब हम उसके डेली व्यूज को देखेंगे तो पता लगेगा भाई डेली व्यूज की जो उसकी एवरेज है वो 7 है, यानी कि 7 व्यूज। तो 7 व्यूज के ऊपर तो हम फिर कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो आप समझोगे आपने अपने चैनल को डेड कर दिया। यानी अगर आपको कोई ये कहे कि भाई मैं, इसी तरह इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं, वो आजकल बड़े सस्ते मिल जाते हैं ऑनलाइन आपको। हाँ, वो 1 मिनट में इतने हजारों में आपको फॉलोअर्स दे देते हैं, और उसके बाद वो ड्रॉप भी होते हैं। चले हम कहते हैं नहीं होते ड्रॉप, ये भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए हम कहते हैं ड्रॉप भी नहीं हो रहे। अब मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ वो पाकिस्तान की है, तो मुझे जर्मनी का फॉलोअर तो नहीं चाहिए ना, ठीक है, मुझे दूसरे कंट्रीज से फॉलोअर तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो फॉलोअर्स मेरे कंटेंट को तो रिएक्ट नहीं करेंगे जो मैं नेचुरल कंटेंट अपना लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने कंटेंट से फॉलोअर लेता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरी रीच 10 से बढ़कर 50 होती है, और 50 से बढ़कर 100 होती है, और 100 से बढ़कर 500 होती है, तो इसका मतलब है कि मैं ग्रो कर रहा हूं। इस 500 की रीच के साथ मुझे क्या फायदा होगा? इस 500 की रीच, अब एक तरीका ये है फॉलोअर बढ़ाने का, एक तरीका ये भी फॉलोअर बढ़ाने का है कि हम इंस्टाग्राम की कैंपेन चलाएं। मतलब एक तो ये है ना कि बंदा आपको कह रहा है कि मैं आपको फॉलोअर दूंगा, एक तरीका ये है कि मैं कोई अच्छा सा मैसेज इंस्टाग्राम पर दूं, और वो मैसेज किसी के लिए हो। जैसे हम पीक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, तो पीक सॉल्यूशन वाले कुछ कोर्सेज की बात कर सकते हैं, कुछ लेक्चर रिकॉर्डिंग्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई एक अपनी पोस्ट बनाएं और उसको इंस्टाग्राम से बूस्ट करें, और वो बूस्ट करके फिर दिखाएं किसको? स्टूडेंट्स को दिखाएं। तो जब मैं ये टारगेट करूंगा कि ये आप डेली के मेरे 5000 रुपया मुझसे लें, और इसको 14 साल से लेकर 35 साल तक के लोगों को मेरी इस वीडियो को दिखाओ या मेरी इस पोस्ट को दिखाओ,
अब मैं क्या कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ एजुकेशनल लोग हों। अब मैंने टारगेट कर दिया ना ऑडियंस को। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जो रोजाना का 5,000 रुपया लगा रहा हूँ वो गलत नहीं, जाया नहीं हो रहा। वो पाकिस्तान में, इवन मैंने लाहौर में लगाया है तो सिर्फ लाहौर के लोग ही देख रहे हैं, वो फैसलाबाद के लोग भी नहीं देख रहे होंगे। इसका मतलब है ऑडियंस सही टारगेट हुई है। अगर मैंने 10 डेज के लिए कोई कैंपेन चलाई, कोई 15-20 हज़ार रुपया लगाया, तो इधर से मुझे जो फॉलोअर्स मिले वो नेचुरली मेरे ही फॉलोअर्स थे, यानी वो सही मैंने ऑडियंस टारगेट कर लिया। लेकिन अगर किसी बंदे ने आपसे ये कहा कि जनाब कितने मिलते हैं 2000 में, ₹2000 में 10,000 सब्सक्राइबर, अब वो वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कोई यूनान से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, ठीक है, वो आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। और अब तो लोग भी इतने सियाने हो गए ना, वो आपके फॉलोअर्स को देखते हैं ना, सबसे पहले फॉलोअर्स को देख भी लेते हैं कौन है भाई, इसमें शक्लें देख के पहचान लेते हैं, ठीक है। और वैसे भी अगर आप एक दफा किसी को नजर आए, पता लगे जनाब आपके 40 फॉलोअर हैं, ठीक है, 4 दिनों के बाद एकदम वो बंदा देख के हैरान हो जाएगा, ये 40 से 40 हज़ार पे कैसे चला गया एकदम, वो वैसे ही समझेगा यार ये कोई फेक अकाउंट है इंस्टाग्राम का इनका। और एक और चीज भी बता दूं, ऐसे अकाउंट्स हैक होते हैं, बहुत ज्यादा हैक एक्टिविटी होती है ऐसे अकाउंट्स के ऊपर। सो कभी भी अननेचुरल तरीके से हमने ग्रो नहीं करना, क्योंकि उससे हमें कोई फायदा ही नहीं है, उस ग्रोथ का आपको कुछ नहीं मिलना। सर ये जितने सब्सक्राइबर्स सॉरी फॉलोअर्स हैं ये ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं? जी, ग्रेजुअली चले भी जाते हैं। कुछ के ड्रॉप होने की वजह वो लोग होते हैं, और कुछ के ड्रॉप होने की वजह वो प्लेटफॉर्म होता है, यानी वो इंस्टाग्राम उनको रिमूव कर देता है, कहता है ये कैसे आए थे, ये तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, इन्होंने इस पेज को फॉलो तो कर लिया है लेकिन 4 महीने हो गए, इनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस पर कुछ लगता है कुछ नहीं लगता, इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई एंगेजमेंट नहीं होती, वो ऐसे लोगों को फिर रिमूव कर देता है, ठीक है। हाँ, आप कोई चीज़ लगाते हो, नेचुरली वो चीज़ ग्रो करना शुरू हो जाए, यानी मतलब पहले दिन ऐसे नहीं होगा, मतलब कोई मैजिक नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ मैजिक, एक साइंस है ये, जिस साइंस को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और वो साइंस इंप्लीमेंट हो रही होती है। जैसे ही वो साइंस जितनी इंप्लीमेंट हो जाती है उतना वो रिजल्ट दे देती है। अगर कोई बंदा डिजिटल मार्केटर को कहे कि हाँ जी ये मैं आपको अगर 10,000 रुपया दे रहा हूँ तो ये 10,000 की कन्वर्जन 10 दिनों में कैसी होंगी, तो कोई बहुत अच्छी कन्वर्जन नहीं होंगी, मतलब टाइम लगेगा उसमें। ऐसे नहीं हो सकता कि बस आपने पैसे लगाए और रिजल्ट, हाँ 10,000 की कन्वर्जन, एक तो हमें 100% समझ लेना चाहिए कि हमारी अवेयरनेस कैंपेन तो चल गई है, यानी अगर हमने उस 10,000 रुपए से कोई 1 लाख लोगों को या 50,000 लोगों को या 70,000 लोगों को अपना इश्तिहार दिखाया, तो इसका मतलब क्या, वो बार बार जब हमारा इश्तिहार देख रहे थे तो उनको हमारी ब्रांड की शक्ल भी नजर आना शुरू हो गई, हमारी ऑफर भी कुछ ना कुछ 5 सेकंड तक कुछ तो बता दिया ना। इसीलिए हम ये कहते हैं कि आपने जो अपनी वीडियो प्रमोट करवानी हो ना पेड, तो उसके अंदर जो आपकी एड है, टीवी पर भी जो कमर्शियल्स देखते हो कितने बड़े कमर्शियल्स होते हैं, वो छोटे होते हैं ना, वैसे लगते बहुत सारे हैं लेकिन एक कमर्शियल तो बहुत छोटा होता है। तो आपका जो कमर्शियल है यानी जो आपका एड है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड का होना चाहिए, ताकि 5 सेकंड में आप कोई ऐसी बात स्किप होने से पहले अपनी ऑडियंस को बता सकें कि अगर उसके इंटरेस्ट की ये चीज़ है तो वो इसको क्लिक कर दे। तो अगर आप उसके अंदर सांस ही लेने लगे हुए हैं और 5 सेकंड आपके गुजर गए, या आपने कहा जनाब आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, तो ऐड तो चला गया आपका, तो वो सब्सक्राइब ही आपने सीखा, आपको और गुस्सा आया उसके ऊपर। आपने कभी भी शुरू में किसी को ये नहीं कहना कि भाई सब्सक्राइब कर दो मुझे, ठीक है, हाँ आप लिख कर कह दें अगर आपको है, वैसे तो जिसने आपको सब्सक्राइब करना है वो आपके कहने से तो कभी भी नहीं करेगा, वो आपके कंटेंट से करेगा। सो ये एक बड़ी कॉमन सेंस है, सबको पता है लेकिन सब कहते भी हैं। मैं क्या सबको पता भी है ये कि कोई भी आपको सब्सक्राइब इसी वक्त करेगा जब उसको आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा चले, अब मैंने एक चीज आपको बता दी चैनल के मुतालिक कि भाई सर्च वॉल्यूम आपने करना है। अब आ जाते हैं जरा चैनल में, चैनल पे आ गए हम लोग। अब जरा क्विकली थोड़ी सी चीजें हम चैनल की भी देखते हैं 15-20 मिनट में। अभी मैं कोई वीडियो नहीं लगा रहा, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, सेटिंग्स। पहले जरा इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग्स को देखते हैं जी। नंबर 1 अपनी करेंसी सेट करें, ठीक है, यहां से खुद बताएं पाक रुपीज जो भी आपकी करेंसी है। दूसरे नंबर पर आए, अब मेरा एक क्लाइंट है, वो जेफ हाइट्स में
एसेसरीज वगैरह सेल करता है, जो आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हो ना, वो हेडफोन्स और मतलब मोबाइल एसेसरीज जो होती हैं और ब्लूटूथ वॉचेस और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो उसने अपना चैनल बनाया हुआ है और उसके चैनल को व्यूज़ भी आते हैं, लेकिन उसकी चैनल की ऑडियंस, मैंने अभी इसका शुरू किया तो देखा तो उसकी मोस्टली ऑडियंस जो आप समझ लो कि 60% उसकी ऑडियंस जो है वो इंडियन है, यानी उसके चैनल को 30% पाकिस्तान में देखा जा रहा है। यानी हमें सबसे पहले ये टारगेट करना है कि भाई हमारी टारगेट लोकेशन क्या है, रीजन क्या है आपकी। अब एक बंदा जो है ये डिलीवरी कर रहा है, होम डिलीवरी करने लगा हुआ है लाहौर में बैठ के, चलो पाकिस्तान में बैठ के फैसलाबाद भी भेज देगा, इस्लामाबाद भी भेज देगा, अब इंडिया तो नहीं ना भेजेगा वो, तो उसकी ऑडियंस इंडिया की सेट हुई है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ऑडियंस है कौन सी। अब उस ऑडियंस को आपने इधर भी टारगेट करना है, उस ऑडियंस को आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में भी टारगेट करना है। जब आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है और आपने एक वीडियो लगाई तो एक डिस्क्रिप्शन, अगर आपकी 50 वीडियोस हो गई तो 50 टाइम्स आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी डिस्क्रिप्शन कंटेंट बढ़ता जा रहा है, जो यूट्यूब के पास जा रहा है आपका कंटेंट। उसकी बेसिस के ऊपर आपकी लोकेलिटी भी डिसाइड हो जाएगी कि किस बंदे ने आपकी ऐड को देखना है। यानी हमने अपनी ऑडियंस भी बनानी है। मतलब मैं ये कह रहा हूं भाई मैं ये बेचना चाह रहा हूं यूट्यूब से, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मतलब मैं अपनी गाड़ी सेल करना चाहता हूं, तो मैंने गाड़ी को सेल करने के लिए OLX पे लगाया और मेरा इश्तिहार जो है OLX पे इस्लामाबाद में नजर आना शुरू हो गया। लाहौर पे आ ही नहीं रहा, इस्लामाबाद नजर आ रहा है, ठीक है। तो उधर से मुझे जब क्यूरीज आएंगी तो मैं तो उनका कुछ नहीं कर सकता ना, उधर से कोई बंदा गाड़ी देखने आएगा कि जी मैं पहले गाड़ी चेक कर लेता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सबसे पहले अपनी लोकेशन को देखना है, और लोकेशन को हम यहाँ से भी अपनी बताएंगे कि हमारी लोकेशन कौन सी है, ताकि किसी को भी पता लग जाए कि ये बंदा कहाँ से लगा हुआ है। हाँ, अगर आपकी, जैसे मैं कहता हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग, तो अब ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे दुबई से कोई बंदा मुझसे पढ़ ले, चाहे इंडिया से पढ़ ले, चाहे अमेरिका से पढ़ ले, कहीं से भी पढ़ ले, चाहे पाकिस्तान से पढ़ ले, उसके लिए तो मेरे कंट्री डिपेंडेंट नहीं हूं मैं। ऐसी सूरत में तो आप ग्लोबली काम करेंगे। लेकिन अगर आप कोई चीज सेल करने लगे हो, स्पेशली पाकिस्तान में कर रहे हो, तो आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस आ कहां से रही है। ये सारे एनालिसिस चैनल के अंदर नजर आते हैं, हमें ये भी दिखाऊंगा आपको कहां नजर आते हैं ये, ठीक है जी। आगे यहां से क्या सेलेक्ट करेंगे जी, कंट्री। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड्स। अच्छा, इस वक्त हम किस कैटेगरी में आए हैं, चैनल में। अब वो ये कह रहा है कि यहां पर आकर आप अपने चैनल के कीवर्ड्स लगा दो, ठीक है। अब एक कीवर्ड्स हैं आपकी वीडियो के, एक कीवर्ड्स हैं आपके चैनल के, इन दोनों में क्या फर्क है। चैनल के कीवर्ड का मतलब यह है कि आपकी चैनल के अंदर तो बहुत सारी टाइप्स, जैसे आप किसी एक चीज, जैसे मैं कह रहा हूं, जरा मैं डिजिटल मार्केटिंग पे कर रहा हूं काम, तो मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो सिर्फ बिजनेस प्रोफाइल नहीं होगा, सिर्फ एसईओ नहीं होगा, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं होगा, ये सब चीजें होंगी ना। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जिस तरह की वीडियोस बनाता हूं, मैं यहां पर आकर वो सारे कीवर्ड्स रिसर्च करके यहां लगा दूंगा, ठीक है। रिसर्च कैसे होगी, ये लें जी, एक वीडियो इधर चलाएं। क्या टॉपिक लिखा था, एमडी कैट। यहां लिखते हैं जी हम एक कीवर्ड जिस पे मैं काम करता हूं, वो लिखते हैं ऑनलाइन एनएमडी कैट। 14,000 व्यूज। चलो जी, इसको देखें। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, check this.
वीडियोस जी टैग्स मिल गए, मैंने मुख्तलिफ वीडियोस ओपन कर दी। हाँ, यानी ये इंफॉर्मेशन मुझे कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाली इंफॉर्मेशन भी मुझे विड IQ की एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रही है। और इसमें से आप देख रहे हैं कुछ रैंक टैग्स हैं जिसपे नंबरिंग भी लिखी हुई है। ये सारे वो टैग्स हैं जो रैंक टैग, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ये भी सर्च करनी है कि मैं जो वीडियो लगा रहा हूँ उसके कौन से टैग्स हैं। अब जब मैंने अपने चैनल के टैग्स बनाने हैं तो मैंने ये देखना है कि मेरी तरह के जो चैनल पहले से चल रहे हैं उनके कौन से टैग्स हैं। उनके टैग्स को भी मैं देखूंगा, उनके चैनल टैग्स को भी मैं देखूंगा, उनके वीडियो टैग्स को भी मैं देखूंगा। 500 कैरेक्टर्स में हम चैनल टैग्स लिखेंगे, 500 कैरेक्टर्स में, ठीक है। सर उनके चैनल टैग्स का कैसे पता चलेगा? ये अभी मैंने किसी की लगाए हुए, दूसरों की तो आ रहे हैं, इसमें हमारा चैनल तो कोई नहीं है। ठीक है, ये ऊपर SEO स्कोर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे देखें ये क्या आ रहे हैं। अब मुझे ये चाहिए थे ना, ये मैंने कॉपी का बटन यहां से प्रेस करता हूं, वो दूसरी तरफ चला गया मेरा ख्याल है, जरा इसको छोटा कर लें जी। चले, कॉपी हो गए। और अब मैं इनको मॉडिफाई करना चाहता हूँ एज इट इज। अब लाजमी बात है यहाँ पर इसने अपने चैनल का नाम भी लिखा होगा, वो तो नहीं हमने यूज करना ना। मतलब कोई भी ऐसा कीवर्ड जो उसके चैनल से रिलेटेड है वो नहीं यूज करेंगे, लेकिन कोई भी ऐसा कीवर्ड जो प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है उसे हम यूज करके शॉर्ट लिस्ट करके हम अपने टैग में इस्तेमाल करेंगे। यानी पहला काम क्या किया हमने, सर्च वॉल्यूम चेक किया। दूसरा काम क्या किया, अपनी प्रॉपर कैटेगरी डिफाइन करनी है कि हमारा चैनल किस कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद हमने अपने चैनल की सेटिंग्स में जाकर सबसे पहले अपने चैनल के कीवर्ड्स लिख देने हैं। चैनल के कीवर्ड्स हम वंस लिखेंगे, हम बार बार लिख सकते हैं, लेकिन हर वीडियो के लिए चैनल के कीवर्ड्स नहीं है, हर वीडियो के लिए वीडियो के कीवर्ड्स हैं। अगर आपको बाद में लगे कि भाई ये मॉडिफाई होने वाले हैं थोड़े से, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन आप दोबारा से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो वीडियो के टैग्स नहीं है, वो चैनल के टैग्स हैं आपके, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आकर देखें जरा, ये क्या लिखा हुआ है, टॉपिक। टॉपिक का क्या मतलब है, ये खुद से YouTube आइडेंटिफाई करता है कि आपकी वीडियो किस चीज से रेलिवेंट है, तो उसको उसी टॉपिक के अंदर दिखा देता है। तो कहता है ये आपका जो टॉपिक है इसमें क्या है, ये टॉपिक वो नहीं है, सोसाइटी हमने खुद से सिलेक्ट, इस चैनल ने सोसाइटी सिलेक्ट नहीं किया होगा, सोसाइटी YouTube बता रहा है कि ये किस टॉपिक में फॉल कर रहा है। तो आप मुख्तलिफ वीडियोस को देखिए तो देखिएगा कि वो टॉपिक्स भी आपको बताएगा, मगर इट इज नॉट कैटेगरी। ये चैनल की कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी तो आपने डिफाइन किया ना, ये उसने थ्रो करते हुए टॉपिक खुद दिया उसको कि भाई ये किस टॉपिक में आपकी वीडियो फॉल कर रही है, ठीक है। टैग्स का पता लग गया आपको। अच्छा, यहां पर एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही है एडवांस सेटिंग्स में, आई वांट टू रिव्यू द सेटिंग्स फॉर एवरी वीडियो, नो सेट दिस चैनल इज नॉट मेड फॉर किड्स। अच्छा, इस ऑप्शन का क्या मतलब है, ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये किड्स के लिए बना हुआ है, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है, यार आप मोबाइल बंद कर देंगे ना, और नीचे लिखा हुआ है नो,
ठीक है। और तीसरे में लिखा हुआ है कि भाई कुछ ना करो, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं खुद बताया करूंगा, हो सकता है कुछ चैनल वीडियोस मेरी किस कैटेगरी में फॉल कर रही है। अब किड्स की वीडियोस का क्या मतलब है? किड्स की वीडियोस का मतलब ये है कि लोग आपकी वीडियो को देखते हैं और उसमें एंगेजमेंट होती है, लोग कमेंट्स देते हैं, तो ऐसे कमेंट्स जो इनअप्रोप्रिएट हो किड्स के लिए, तो जैसे ही आप किड्स की वीडियो करोगे तो कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं आपके। यानी अगर मैं इसको कहूंगा कि ये किड्स की वीडियो है तो आपका कमेंट्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। लेकिन आप अगर अपने चैनल को अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप कमेंट्स को ऑफ करेंगे तो आपने एक प्लेटफॉर्म लूज कर दिया क्लाइंट से कम्युनिकेट करने का, ठीक है। सो इसलिए ये हम प्योरली उस वक्त करते हैं जब बहुत ही छोटे बच्चों का कोई हमने चैनल बनाया हो। अगर हम करना चाहें तो इसको ऑन रख के भी बच्चों का चैनल बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये कोई शर्त नहीं है कि अगर बच्चों का चैनल है तो कमेंट्स ऑफ ही होने चाहिए, ठीक है। और जो कमेंट्स होते हैं वो भी हमारे पास ही आते हैं, मतलब वो अगर मैं चाहूँ होल्ड करना तो मैं उसे होल्ड कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि भाई ये कमेंट जब तक मैं इसको अप्रूव नहीं करूँ ये कमेंट्स नजर ना आए। और कमेंट्स के अंदर कई लोग लिंक्स भी देते हैं ना, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई भी बंदा कमेंट में लिंक ना दे सके। कई लोगों ने अपनी वीडियोस के लिंक दिए होते हैं कमेंट्स में, तो जो बड़े चैनल्स होते हैं, जो पॉपुलर चैनल्स हो जाते हैं, वो इस चीज को भी खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? गूगल एड अकाउंट लिंकिंग। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हम अभी मैं एड्स की बात कर रहा था ना, गूगल एड्स की बात कर रहा था, तो YouTube के ऊपर जो वीडियोस चल रही हैं, बेसिकली वो वीडियोस कैसे चल रही हैं? YouTube के ऊपर जो आपको वीडियो आती है जिसे आप स्किप करते हो, वो वीडियो भी गूगल एड्स ही चलती है। तो आपने YouTube की प्रमोशन भी करनी होगी तो भी आप गूगल एड से YouTube की प्रमोशन करोगे। तो वो यहां पर ये कह रहा है आपको कि भाई इसको लिंक कर दो गूगल एड के साथ। अगर आपका गूगल एड अकाउंट है तो उसके साथ लिंक कर दें। इसका फायदा क्या है कि जब आप वीडियो अपलोड करोगे उसके मेन्यू पे क्लिक करोगे, वहीं पर प्रमोट की ऑप्शन आएगी, तो वहीं से आप अपना एड चला सकते हैं। ऐड चलाने के लिए नो डाउट गूगल को पैसे देने हैं, तो आगे से वो सारा प्रोसीजर वही शुरू हो जाएगा जो गूगल एड में जाकर हम करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का टॉपिक है हमारा, ठीक है। जो डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो जब गूगल एड पढ़ेंगे तो सर्च इंजन के एड्स भी पढ़ेंगे, वेबसाइट्स के एड भी पढ़ेंगे और वीडियो के एड्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इधर आए, आगे क्या लिखा हुआ है? ये क्या है जी? फीचर एलिजिबिलिटी। खत्म करते हैं अब इसको हम। हाँ, फीचर एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड फीचर्स इसके ऑन है, दूसरे फीचर्स पे एलिजिबल लिखा हुआ है, जरा इस पे क्लिक कीजिए। वीडियो लॉन्गर देन 15 मिनट्स, ठीक है, अभी नहीं कर सकते हम। हाँ, नया चैनल है ना, अभी वो नहीं करने दे रहा। नंबर 2, कस्टम थंबनेल्स, ये भी नहीं अभी लगा सकते। और लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो तो ये भी अभी नहीं कर सकते। क्या कह रहा है करने को इससे पहले? वेरीफाई फोन नंबर। कहता है अगर ये फीचर आपने एंजॉय करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले अपनी फोन वेरिफिकेशन करवा लें। यानी फोन वेरिफिकेशन का क्या मतलब है? मैं इस पर क्लिक करूंगा, मेरा मोबाइल नंबर पूछेगा, मैं उसे मोबाइल नंबर दूंगा, कोड भेजेगा, मैं टाइप करूंगा, फोन वेरिफिकेशन मुकम्मल। ये वाला फीचर भी हमारा एलिजिबल हो जाएगा। यानी फिर हम 15 मिनट से बड़ी वीडियो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या लिखा हुआ है जी? इंक्रीज डेली वीडियोस अपलोड एंड लाइव स्ट्रीम्स एंड एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर मी। कहता है ये वाला जो फीचर्स है ये आपका उस वक्त होगा जब आप काफी सारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली लगाना शुरू हो जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा ये फीचर आपका। जी, इस हिस्से को देखें, ये क्या लिखा हुआ है? बेसिक इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहां पर अपलोड डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है? नाम से अंदाजा हो रहा होगा कि अपलोड डिफॉल्ट्स का क्या मतलब है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो वीडियो में आपको लगता है कि कॉमन है, तो बजाय इसके कि आपको हर दफा जाके टाइप करनी पड़ती है, आप यहां पे टाइप कर दो। सो हम ये नहीं समझते कि किसी भी वीडियो का टाइटल कॉमन हो सकता है, क्योंकि अगर वीडियो का टाइटल कॉमन होगा तो उसको थ्रो तो अच्छी नहीं मिलेगी, तो एक ही टाइटल के साथ लिख रहे होगे। मगर वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में जी कितना बड़ा टाइटल लिख सकते हैं? 100 कैरेक्टर्स का। मगर 100 कैरेक्टर्स के टाइटल का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100 रिकमेंडेड है। इसका जो रिकमेंडेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है दैट इज 60। वो कहता है कि आपका जो टाइटल है वो 60 कैरेक्टर्स में होना चाहिए, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हो तो 100 में कर लो। सिमिलरली आगे जाकर देखेंगे कि कैसे लगाना है हमने। ये क्या लिखा हुआ है जी? 5000। कई लोग समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ तो वीडियोस लगा रहे हैं तो ये तो पूरी की पूरी कंटेंट राइटिंग हो गई। हाँ, 5000 कैरेक्टर्स टू मच।
तो आपने बेसिकली क्या करना होता है कि अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो को ट्रांसलेट करना होता है, क्योंकि वीडियो को रैंक जो कर रहे हैं या वेबसाइट को जो रैंक करता है वो क्राउलर करता है। तो आपकी वीडियो ने भी तो रैंक होना है ना, तो उसके लिए उसको जब तक टेक्स्ट फॉर्म में, कोडिंग की फॉर्म में कुछ नहीं मिलेगा वो उसको रैंक नहीं करेगा। तो हमें करना क्या चाहिए कि अपनी पूरी वीडियो की ट्रांसलेशन यहाँ पे करनी है यूजिंग ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, यानी मेरी वीडियो से रेलिवेंट जो कीवर्ड हैं जो भी मैंने ढूंढे हैं उनको भी मैंने एक बीच में इस्तेमाल करना है। जितने अच्छे तरीके से करूंगा, और वीडियो को मैं डिवाइड कर दूंगा पोर्शंस में, मतलब एक पोर्शन क्या होगा जिस टॉपिक के मुतालिक मेरी वीडियो है, एक पोर्शन क्या होगा जिस टॉपिक के मुतालिक मेरा चैनल है, एक क्या होगा कि ये वीडियो किस चीज को फोकस कर रही है, और एक क्या होगा मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स होंगे, और एक हैशटैग्स होंगे। हैशटैग्स बहुत सारे नहीं लगते, अक्सर हम देखते हैं ना फेसबुक पे धड़ाधड़ हैशटैग्स लगे होते हैं, उसकी भी एक लिमिट है। फेसबुक रिकमेंड करता है भाई 3 से 5 बस, लेकिन अगर हम देख रहे हो तो वो तो 30-30 40-40 भी लोगों ने हैशटैग्स लगाए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, फेसबुक कह रहा है कि भाई 3 5 7 लगा लो बहुत है, तो इससे ज्यादा लगाओगे तो फेसबुक तो नहीं कंसीडर कर रहा ना, वो पहलों को ही कंसीडर करने लगा हुआ है। इसी तरह यहां पर जो हैशटैग है वो अबाउट 16 to 19 हैशटैग्स जिनको ये कंसीडर करता है। अगले लेक्चर में बताऊंगा वो कैसे लगने हैं। हैशटैग्स सेपरेट, टैग्स सेपरेट, टैग्स अलग हैं। अभी हमने वीडियो टैग्स पढ़े हैं ना, चैनल टैग्स पढ़े हैं। जब वीडियो लगाओगे तो वहां पर वीडियो टैग्स होंगे, वो भी 500 कैरेक्टर्स में लिखे जाएंगे, लेकिन जो हैशटैग्स हैं वो अलग हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिखने हैं आपने। और वो कितने हो सकते हैं, हैशटैग की कैपेसिटी नॉट इन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ हैशटैग्स। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हैशटैग अगर आपका लॉन्ग टेल हैशटैग है, बड़ा हैशटैग है, तो उसको इससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, क्वांटिटी। और हैशटैग क्या होता है, बेसिकली टैग ही होता है। जैसे मैं कह रहा हूं ना ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन, ये टैग है। अब अगर इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा हैश ऑनलाइन एनएमडी कैट प्रिपरेशन विदाउट स्पेस, तो ये क्या बन जाएगा, ये हैशटैग बन जाएगा। सो हैशटैग की कोई लिमिट नहीं है यहां पे, ठीक है। चलें, अब आप लोगों की हालत गैर हो रही है।